नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। संविधान हम पढ़ रहे थे तो उसी की श्रृंखला में आज एक नया वीडियो है। इसमें संविधान के भाग 3 का अध्ययन करेंगे हम। इससे पहले हमने संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था, संविधान के कितने भाग हैं उनके बारे में पढ़ा था, संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था, संविधान के भाग 1 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, संविधान के भाग 2 के बारे में हम पढ़ चुके हैं जो कि नागरिकता के बारे में था, अनुच्छेद 5 से 11 तक। संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में था जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा भाग है संविधान का भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार, व्यक्ति के पास मौलिक अधिकार होने चाहिए, मूल अधिकार होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, ताकि उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके, उसका चहुमुखी विकास हो सके, उसका बहुआयामी विकास हो सके, बहुमुखी विकास हो सके, उसका नैतिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, उसका भौतिक विकास, उसका आध्यात्मिक विकास। इन सब के लिए हमें मूल अधिकारों की आवश्यकता होती है। मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके, बहुआयामी विकास के लिए, बौद्धिक, भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए। ये मूल अधिकार क्यों है? मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार इसलिए है क्योंकि देश की सर्वोच्च विधि जो कि कानून संविधान है, देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। संविधान के द्वारा इनको गारंटी दी जाती है, इनको संरक्षण दिया जाता है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। संविधान के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, देश की सर्वोच्च विधि के द्वारा इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माताओं ने कई देशों के संविधान का अध्ययन किया था और जो भी उन देशों के संविधान में अच्छी चीज़ें थी उनको अपनाया था हमने। तो संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। हाँ, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों की अवधारणा हमने ग्रहण की थी। ठीक है, ये मूल अधिकार क्यों है? क्योंकि भारत देश का संविधान इनको गारंटी देता है, इनको संरक्षित करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, इस वजह से ये मूल अधिकार है। क्यों चाहिए मूल अधिकार? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है ये। भाग 3 में वैसे आर्टिकल 12 से 35 तक है। पहले भाग में हमने देखा था कि 1 से लेकर 4 तक है, दूसरे भाग में 5 से 11 तक, तीसरे भाग में आर्टिकल 12 से 35 तक है। और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपके पास परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा याद रखना, संविधान के भाग 3 को कहा जाता है जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है। अब देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। राज्य किसको कहते हैं? जिसमें हम निवास करते हैं वो राज्य है या राज्य की कोई और परिभाषा है? तो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या है? अनुच्छेद 12 ये कहता है कि केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका ये राज्य है। केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका से क्या संबंध है? संसद राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, ये केंद्र की विधायिका है। और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद। विधायिका नियम निर्माण का कार्य करती है, नियम बनाने का कार्य करती है और नियमों को लागू कौन करता है? कार्यपालिका। फिर से देख लो कि केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। विधायिका नियम बनाने का कार्य करती है, नियम निर्माण करती है, नीति निर्माण करती है और उस नीति को लागू कौन करता है? कार्यपालिका लागू करती है। अब जब केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि राज्यों की विधायिका और कार्यपालिका भी राज्य की परिभाषा में आएंगे। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, सरकार की सरकारी कंपनियां हैं, वो राज्य की परिभाषा में आती हैं। नगर पालिका और पंचायत, नगरीय निकाय हैं जो भी, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, पंचायत, जिला बोर्ड, ये सब भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। किसके अनुसार? अनुच्छेद 12 के अनुसार। वैधानिक और गैर वैधानिक संस्था, वैधानिक और गैर वैधानिक संस्थाएं क्या है? जिनके लिए विधि बनाई हुई है, पर्टिकुलर उस संस्था के लिए विधि बनाई हुई है। गैर वैधानिक संस्था जिसके लिए विधि का निर्माण नहीं किया गया है, तो ऐसी संस्थाएं भी राज्य के अंतर्गत आती है। कैसे? LIC है, सेल है, ये जो सरकारी कंपनियां हैं ये भी राज्य के अंतर्गत आती हैं अनुच्छेद 12 के अनुसार। फिर है एक निजी इकाई जो बिना राज्य की संस्था के कार्य कर रही है।
अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बताता है, राज्य की परिभाषा का उल्लेख करता है। ये कहता है कि केंद्र की विधायिका, कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नगर पालिका, पंचायत, वैधानिक और गैर वैधानिक संस्थाएं, निजी इकाई जो बिना राज्य की संस्था के कार्य कर रही है, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में 4 भाग है, 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). अब ये अलग अलग भाग क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल आरपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है प्रश्न पूछने का। आरपीएससी हो या सीजीएल हो, यूपीएससी, सब अपना पैटर्न बदल रहे हैं धीरे धीरे। तो ये अब इनका जो क्लोज पार्ट होता है उसको भी पूछ रहे हैं कि आर्टिकल 13(2) क्या कहता है। आर्टिकल 13(2) किससे संबंधित है और ऑप्शन में उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है। और हिसाब से अभी पिछले आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर था उसमें पूछा गया है। आर्टिकल 13 का जो 13 भाग 1 है, 13 का 13(1) ये कहता है कि ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है। अब जब हम संविधान का भाग 3 पढ़ रहे हैं, मूल अधिकारों से हैं, तो मूल अधिकारों की बात होगी। ये कहता है कि ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है। असंगत है का क्या मतलब? जो मूल अधिकारों से मैच नहीं करती है, जो मूल अधिकारों का हनन करती है, उनको रोकती है, जो मूल अधिकारों का हनन करती है, उनसे असंगत है, तो असंगति की सीमा तक वो शून्य होगी। कोई भी ऐसा नियम जो मूल अधिकारों से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उससे परेशानी करता है, असंगत है, तो असंगति की सीमा। अब ये क्या है असंगति की सीमा? अब कोई नियम है, उसमें 3 भाग है और नियम के 2 भाग जो है वो मूल अधिकारों के अनुसार है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक भाग ऐसा है जो मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो वो पूरी विधि, वो पूरा नियम शून्य नहीं माना जाएगा। सिर्फ उस जो एक नियम है जो मूल अधिकारों के खिलाफ है उसको शून्य माना जाएगा। बाकी जो 2 उसके भाग थे जो कि मूल अधिकारों के अनुसार हैं, उनमें कोई समस्या नहीं होगी, वो लागू रहेंगे। तो 13 का भाग 1 कहता है कि ऐसी विधि, आर्टिकल 13(1), भाग 1 नहीं, आर्टिकल 13(1) ये बोलता है कि ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है तो असंगति की सीमा तक शून्य होगी। अब ये किसके लिए ये प्रावधान? ये प्रावधान है कि संविधान पूर्व के कानून के लिए, संविधान जब लागू हुआ उससे पहले का अगर कोई कानून बना हुआ है तो उसके ऊपर ये बात लागू होती है। 13(1) आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि 13(1) किससे संबंधित है, संविधान पूर्व के कानून के लिए या संविधान के बाद के कानून के लिए? तो संविधान के पूर्व के कानून के लिए आर्टिकल 13(1) संबंधित है। ये कहता है कि ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है तो असंगति की सीमा तक, उस सीमा तक जहां तक कि वो मूल अधिकारों से असंगत है, वहां तक वो शून्य होगी, पूरा नियम शून्य नहीं होगा। फिर आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 13(2) कहता है कि राज्य द्वारा निर्मित कानून। फिर आ गया कि राज्य कौन? ये सब कोई भी इनमें से नियम बनाया हुआ है, वो नियम या वो कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा। 13(1) और 13(2). पर 13(2) क्या होता है कि संविधान लागू होने के बाद निर्मित कानून। अभी हमने देखा था कि संविधान के लागू होने के पहले जो कानून था उसके लिए कौन सा प्रावधान? उसके लिए 13(1) है, और संविधान के लागू होने के बाद अगर कोई कानून बनाए तो उसके लिए 13(2) है। 13(1) कहता है कि संविधान के पहले के बना हुआ कानून अगर मूल अधिकारों से असंगत है तो असंगति की सीमा तक वो शून्य माना जाएगा। 13(2) कहता है कि संविधान के लागू होने के बाद जो कानून निर्मित हुआ है वो अगर मूल अधिकारों से असंगत है तो असंगति की सीमा तक वो शून्य माना जाएगा। ये तो हो गया आर्टिकल 13(1) और 13(2). अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13(3). आर्टिकल 13(3) में विधि की परिभाषा दी गई है कि विधि क्या होती है, विधि की परिभाषा बताई गई है कि विधि आखिर है क्या, कौन इसको विधि का निर्माण, किसने कोई नियम बनाया उसको हम विधि मानेंगे। ये कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम। अब संसद में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा जब भी बैठते हैं, इनकी मीटिंग होती है, अधिवेशन होता है, तो ये नियम निर्माण का कार्य करते हैं, नीति निर्माण का कार्य करते हैं। तो संसद, विधानमंडल या लोकसभा और राज्यसभा जो नियम बनाते हैं उसको विधि माना जाएगा। केंद्र की बात होगी। अब ऐसे राज्य की बात हो, राज्य विधानमंडल, कुछ राज्यों में बाईकैमरल लेजिस्लेचर होता है, 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो राज्य विधानमंडल की बात आ गई,
संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम, ये कोई भी अधिनियम पारित करते हैं उसको विधि माना जाएगा। किसके अनुसार? आर्टिकल 13(3) के अनुसार। फिर ये कहते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद के दोनों सदनों में से एक सदन अधिवेशन में नहीं होता है, उस समय अगर कोई नियम निर्माण की जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी होता है। क्योंकि जब भी नियम होता है तो उसको दोनों सदनों से पारित होना पड़ता है। तो एक सदन तो जब अधिवेशन हो ही नहीं रहा है तो फिर कैसे होगा? या फिर दोनों सदन ही अधिवेशन में नहीं है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और वैसे ही राज्यों में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश भी उसी तरह विधि माना जाएगा जिस तरह संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम होगा। उसमें भी वही शक्तियां होती हैं, वही अधिकार होते हैं। आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, उपविधि, कोई भी आदेश है सरकार का उसको विधि माना जाएगा। नियम, विनियम, अधिसूचना, उपविधि। कोई ऐसी प्रथा या रूढ़ी जिसमें विधि जितना बल हो, कोई विधि जितना बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा है उसको भी विधि माना जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 13(3). तो आर्टिकल 13(3) के अनुसार विधि की परिभाषा है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपविधि, अधिसूचना, कोई ऐसी प्रथा जिसमें विधि जितना बल हो। अब आर्टिकल 13(4). आर्टिकल 13(4) जब मूल संविधान बनाया गया था उसमें नहीं था, इसको एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 24वां संविधान संशोधन था, 1971 में किया गया था। ये 24वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया था। ये कहता है कि अनुच्छेद 13(2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है, अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य द्वारा निर्मित कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है, संविधान के लागू होने के बाद अगर राज्य ने कोई नियम बनाया है और वो मूल अधिकारों से असंगत है तो असंगति की सीमा तक वो शून्य होगा। तो आर्टिकल 13(4) जिसको 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था, ये कहता है कि आर्टिकल 13(2) जो है ये केवल सामान्य विधि पर लागू होगा। सामान्य विधि, जैसे सरकार ने कोई नियम बना दिया या कोई चेंज कर दिया तो उसके ऊपर आर्टिकल 13(2) लागू होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई संशोधन उसने आर्टिकल 368 के तहत किया, संवैधानिक संशोधन किया है, तो उसके ऊपर 13(2) लागू नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है संविधान संशोधन के ऊपर ये मूल अधिकारों की असंगति वाला नियम लागू नहीं होगा, ऐसा ये 13(4) कहता है। इसके अनुसार अब ये जैसे मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है, इसमें 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है। तो आज हमने 12 और 13 पढ़ लिया। अब बाकी के जो अनुच्छेद है वो इस प्रकार है। अब समानता का अधिकार है कि सबको समान माना जाएगा। कहाँ कहाँ समान माना जाएगा? समानता का अधिकार है, ये है आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। इसके आगे स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से 22 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। शिक्षा व संस्कृति से संबंधित अधिकार है आर्टिकल 29 और 30। शिक्षा व संस्कृति से संबंधित अधिकार आर्टिकल 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 31 बीच में छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसको डिलीट कर दिया गया। चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में, पर ये ध्यान रखना परीक्षा में ऐसे पूछ लेते हैं कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा, संविधान के भाग 3 के बारे में पढ़ा, मौलिक अधिकारों के बारे में। अब आगे भी हमारा वीडियो भाग 3 को लेके आएगा, क्योंकि हमें ये 14 से लेके अभी 35 तक पूरा पढ़ना है। 12 से 35 तक आर्टिकल थे, 12 और 13 आज हमने देख लिया। अब 14 से 35 तक पढ़ेंगे हम अगले भाग में, अगले जो भी वीडियोज आएंगे उनमें। तब तक लिए आप इन सबको देखो, पुराने वीडियोस को आप रिवाइज किया करो, देखा करो, अपने नोट्स बना लो और बार बार रिवाइज करते रहा करो इनको। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।